हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट बेनिफिट्स ऑफ इंसेक्ट। तो इसके अंतर्गत आप जानेंगे बेनिफिशियल इंसेक्ट को, ठीक है, तो जिनसे हम लोगों को लाभ होते हैं। तो आइए चलते हैं बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है मधुमक्खी या मौना। क्या बोलते हैं? मधुमक्खी या मौना बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मधुमक्खी या मौना, ठीक है। तो आइए चलते हैं। तो क्या होता है, ये क्या होता है, इसका परिचय क्या है? मधुमक्खी के बारे में मानव के आदिकाल से ज्ञान है। मधु के गुणों के विषय में ये सभी धर्मों एवं सभ्यताओं में वर्णन किया गया है इसका। फिर ठीक है, अब यहाँ पे जानते हैं। एक अनुमान के अनुसार 200 ग्राम मधु में 1.15 लीटर दूध, 1.6 ग्राम की क्रीम, ठीक है, या 330 ग्राम मांस या 8 संतरे या 10 अंडों के बराबर पोषक तत्व मिलते हैं। अब भारतवर्ष में मिलने वाली मधुमक्खी कुछ प्रजातियों के बारे में जान लेते हैं। जैसे सुरांग बोलते हैं, ठीक है, सारंग बोलते हैं इसको। इसका क्या नाम है? एपिस डॉर्साटा। फिर आता है भारतीय मौना, तो इसका नाम क्या है? एपिस इंडिका। फिर आता है भ्रंग मधुमक्खी, इसको बोलते हैं एपिस फ्लोरा। और डंपर मधुमक्खी, ये कौन सी बाहरी मधुमक्खी होती है? विदेशी मधुमक्खी। तो इसके कौन से? मेलोफोना स्पीसीज। सारंग मधुमक्खी या भारतवर्ष में सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। आकार में लगभग 20 सेंटीमीटर सबसे बड़ी होती है। इसी क्षेत्र में 15 किंगरा से 40 किंगरा तक शहद प्राप्त होता है। फिर आता है भारतीय मौना, ठीक है। भारतीय मौना क्या होता है? या भारतवर्ष में सभी जगह मिलता है, परंतु इसका स्वभाव सारंग से एकदम भिन्न होता है। यह शांत स्वभाव का होता है। इसके आकार कितना? 15 mm तक होता है, ठीक है। और इससे कितना शहद प्राप्त होता है? 3 से 4 किंगरा शहद प्राप्त होता है, ठीक है। आगे चलते हैं भ्रंग मधुमक्खी। तो इसके क्या होता है? एक छत्ते से लगभग इसमें 250 ग्राम शहद प्राप्त होता है। ये क्या होती है? सबसे छोटी मधुमक्खी होती है। आगे चलते हैं हम जानते हैं डंपर या मधुमक्खी या मेलोफोनिया स्पीसीज। क्या होते हैं? बाहरी मधुमक्खी होती है। इसके डंक नहीं होते, अतएव डंकहीन मधुमक्खी भी होती है। या भारतवर्ष में समस्त क्षेत्रों में मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आते भारतीय यूरोपियन में एपिस मेलोफेरा। ये मेलोफोना अलग है, ठीक है, इसमें डंक नहीं होता। इसके शायद कितना बच जाता है, तो ये गलत बोल दिया था। यहाँ पे एपिस मेलोफोरा होगा, ये यूरोपियन मधुमक्खी, ठीक है। इससे 15 से 180 किंगरा शहद प्राप्त होता है, ठीक है, एक वर्ष में। आर्थिक महत्व क्या है? मधु मिलता है सबसे पहली बात तो, ठीक है। मोम मिलता है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं। मधु मिलता है, मोम मिलता है, ठीक है। अब जान लेते हैं हम लोग, क्या जानेंगे? मधु मिलता है, मोम मिलता है। तो अब जानते हैं सामाजिक जीवन इनका कैसा होता है, यानी किस समाज में ये लोग रहते हैं। सबसे पहले क्या था? मधुमक्खियाँ समूह बनाकर रहते हैं। इनके परिवार में 30,000 से 50,000 तक सदस्य पाए जाते हैं, ठीक है। रानी मधुमक्खी, ये क्या होती है? हर छत्ते में सिर्फ एक ही होती है। क्या होती है? एक ही रानी मधुमक्खी होती है। और क्या जान लेते हैं? ये क्या सभी मधुमक्खियों में बड़ी होती है। इसका अब्डोमेन जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। और क्या होता है इसके अंतर्गत? इसकी ये क्या बच्चों को जन्म देती है। और क्या होता है? रानी मधुमक्खी को क्या रॉयल जेली दिया जाता है। क्या दिया जाता है? रॉयल जेली। तो जान लेते हैं। अब नर के बारे में जानते हैं। जो निषेचित नहीं होते, जिनको नर निषेचित नहीं करता, वो अंडे क्या होते हैं? वो नर बनते हैं, ठीक है। और जिन मादाओं को निषेचित किया जाता है, ठीक है, जिनको निषेध किया जाता है वो मादाएँ बनती है। एक मादा क्या होते हैं? जो श्रमिक बनती है, वो कैसे बनती है? स्ट्रायल होती हैं, क्योंकि क्या उनको रॉयल जेली नहीं दिया जाता। और जिनको रॉयल जेली मिलता है वो कैसी बनती है? वो रानी मधुमक्खी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको सब कुछ बता दिया है कि कैसे क्या होता है, ठीक है। हमने रानी मधुमक्खी के बारे में बता दिया है, ठीक है। नर के बारे में बताया, नर कैसे बनता है। तो नर कैसे बनता है? जब निषेचित नहीं किए जाते अंडे। अनिषेचित अंडों से निकलने वाले जो मधुमक्खी होती है, उसे वो कौन सी होती है? नर मधुमक्खी होती है। और श्रमिक क्या होते हैं? जो निषेचित तो हुए होते हैं, परंतु क्या होता है इनके अंदर, इनको क्या नहीं, रॉयल जेली नहीं खिलाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या बनेंगे? ये बनेंगे क्या? ये बनेंगे श्रमिक, ठीक है। इनकी संख्या जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा होती है। और हर छत्ते में एक ही रानी मधुमक्खी पाई जाती है, ठीक है। और ये प्रति 2 साल बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी रानी मधुमक्खी 2 साल में बाद मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं हर 2 साल में क्या, तो नई रानी मधुमक्खी आती है, तब पुरानी वाली रानी मधुमक्खी मार दिया जाता है, ठीक है। आगे चलता है। ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया वर्कर कैसे दिखती है, तो वर्कर मधुमक्खी कैसे दिखती है यहाँ पे। और ये क्या? क्वीन, इसको रॉयल जेली दिया जाता है, इसको नहीं दिया जाता है। ये हो गया हमारा क्या? ड्रोन, ठीक है। ड्रोन उड़ता रहता है, जैसे ये उड़ता है और उसके बाद क्या? मार दिया जाता है। जीवन इतिहास क्या होता है? जैसा कि ऊपर दिखाया गया, वंश वृद्धि में रानी बढ़ती है, ठीक है। मैथुन उड़ान क्या होता है? नेपोलियन रानी जब क्या होता है, रानी पुत्री जो होती है 2 या 3 दिन पश्चात मैथुन के,
ठीक है। उड़ान भरती रहता है, क्या होता है बहुत सारे नर उसके पीछे जाते हैं और मीटिंग के लिए क्या होता है आपस में लड़ाई करते हैं। जो नर उसके पीछे पीछे लगातार चलता रहता है उससे क्या होता है, उससे रानी मधुमक्खी वो करती मीटिंग करती है। तब मीटिंग करने के पश्चात जब वो मीटिंग करने के पश्चात क्या होता है श्रमिक उस नर को मार देते हैं तथा उसका जो होता है जो जननांग होता है वो क्या उसी में लगा रहता है, जिससे क्या होता है रानी मधुमक्खी जो होती है वो क्या करती है शुक्राणुओं को अपने अंदर वो संभाल कर रख लेती है, जिसका वो यूज़ अंडों को निषेध करने में करती है। ठीक है। अंड निक्षेपण क्या होता है, ओविपोरेशन क्या होता है। ठीक है। कुछ समय पश्चात रानी अंडा देने प्रारंभ करती है। रानी माता कहने लगते हैं। एक कोष्ठ में एक अंडा दिया जाता है। इसे अंड लार्वे तो पतले तथा हल्के पीले रंग के होते हैं। अंडों से 3 से 4 दिन बाद गर्भ निकलते हैं। ठीक है। ये होता है अंड निषेचन। क्या पतला लंबा हल्के पीले रंग का होता है। श्रमिक मधुमक्खियाँ इसे खाने से 2 से 3 दिन तक रॉयल जेली देती हैं। इसके पश्चात पराग और मधु देती हैं, परंतु जिन गर्भ को रानी मूत्री बनाना होता है उसे 2 से 3 दिन तक रॉयल जेली खिलाने की दी जाती है। 5 से 6 दिन तक गर्भ पूर्ण विकसित होता है। 5 से 6 दिन में क्या होता है जो गर्भ होता है हमारा वो पूर्ण विकसित हो जाता है। अब जानते हैं कृमि कोश क्या होता है। गर्भ पूर्ण विकसित होने पर अपने चारों ओर एक कोया बनाता है। इसके अंदर ही कोशावस्था में बदलता कोशावस्था 7 से 14 दिन तक। इसके पश्चात इसे गर्भ निकलते हैं। प्रत्येक प्रकार के भ्रूण के विभिन्न अवस्थाओं में लगने वाले समय को निम्नलिखित तालिका में दिया गया। तो यहाँ पे दिया गया है ठीक है। अंडकाल 3 दिन को होता है रानी का और 5 से ये आप देख लीजिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। आप जानते हैं छत्ता बनाना, तो छत्ता कौन बनाएगा, श्रमिक बनाएंगे। श्रमिक कोष्ठ कैसा होता है तो 1/5 भाग होते हैं। ठीक है। नर कोष्ठ कितना होता है, नर कोष्ठ का कितना भाग होता है 1/6 भाग होता है हत्ते का। ठीक है। रानी का कोष्ठ कितना होता है तो अंगुली या ढोलक के समान इसका कोष्ठ बनाया जाता है। फिर आता है संयोजक कोष्ठ। जिन कोष्ठों को ऊपर टहनी या किसी भी चीज़ में हम जोड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं, संयोजक कोष्ठ बोलते हैं। ठीक है। प्रवास क्या होता है, बसंत ऋतु में जब क्या होता है रानी बसंत ऋतु में उसकी जब पुत्री रानी यानी कि पुत्री रानी जब आ जाती है तो क्या होता है जो पुरानी रानी होती है वो और उसके श्रमिक क्या होते हैं दूसरी जगह की तलाश में निकल जाते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं प्रवास। प्रवास के कारण क्या हो सकते हैं तो प्रवास के कारण क्या होते हैं तीव्र गति से जनन करना, प्रचुर मात्रा में भोजन का न मिलना, नर मौना के कोशिका की संख्या बढ़ना, श्रमिक अधिक संख्या में उत्पन्न होना, रानी मधुमक्खी के आधे अंडे देना बंद कर देना। ठीक है। ये होते हैं दिक्कत। फिर आता है छत्ते मधुमक्खी का संख्या अधिक हो जाना और रानी का सब्सटेंस ना बनना। क्या डालते हैं स्थानांतरण। मधुमक्खियों में स्थानांतरण का मुख्य कारण होता है खाद्य सामग्री में कमी, मौसम, माइग्रेशन और प्रवास अलग चीज़ है। ठीक है। प्रवास क्या होता है जब वहाँ पे एक मधुमक्खी रहे वो लोग वहाँ पे भी रहें और दूसरी जगह पे रहें। और स्थानांतरण मतलब उस जगह को बिल्कुल ही छोड़ देना। मधुमक्खी पालन वातानुकूलित क्या होता है, जीव धारियों में केवल मधुमक्खी ऐसा जीव है जो वातानुकूलित यानी गर्मियों में क्या करती है अपने पंखों को फड़फड़ा कर क्या करती है गर्मी को कम कर देती है, और जाड़ों में क्या करती है ये एक दूसरे के पास चिपक कर ऐसी गर्मी पैदा करती है जिससे क्या होता है वातावरण से इनके छत्ते में टेम्परेचर अधिक बना होता है। मधुमक्खी पालन किया जाता है आधुनिक विधि से। कब किया था 1851 में इसका विधि का, और 1882 में ये पंजाब में आई और 1884 में नहीं 1882 में बंगाल में, 1884 पंजाब में। इस विधि में सिंपली क्या करते हैं एक डिब्बा लेते हैं, डिब्बे के अंदर वो बनाते हैं छत्ता बनाते हैं और छत्ते में क्या करते हैं यहाँ पे जाली बना देते हैं और जाली के इस साइड में क्या रखते हैं इस साइड में रानी को रखते हैं। रानी क्या होता है इसमें ये अपने बच्चे देती है यानी कि अंडे देती है, और इस साइड में क्या होता है इस साइड में श्रमिक जो रहते हैं वो शहद रखते हैं जिससे कि शहद लगाने को आसानी होती है। ये दिया है मौना गया पीला आधार ये सब पढ़ लीजिए आप। ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले। ये देखिए अंडों के प्रकार धूम यंत्र दस्ताने, किस लिए दस्तानों का प्रयोग का शहद निकालने के लिए, लोहे की खुरचना, जाली, रेशम। ठीक है। मधु निष्कासन उपकरण, चाकू। ठीक है। मधुमक्खी के शत्रु ये हम बता चुके हैं आपको मधुमक्खी के शत्रु क्या होते हैं और इसके बोधक दोस्त क्या होते हैं। ठीक है। तो मधुमक्खी के शत्रु आपको पता है। ठीक है। आगे चलते हैं। अब आते हैं रेशम कीट पर। ये इसका नाम क्या है बॉम्बिक्स मोराई। क्या नाम है बॉम्बिक्स मोराई। क्या नाम है बॉम्बिक्स मोराई। क्या नाम है इसका बॉम्बिक्स और मोराई। ठीक है। बॉम्बिक्स मोराई इसका नाम है। तो ये चलते हैं रेशम कीट क्या है बॉम्बिक्स मोराई। ऑर्डर क्या है लेपिडोप्टेरा। ठीक है। लेपिडोप्टेरा नाम है। फैमिली कौन सी है बॉम्बेसी। वितरण रेशम उद्योग के विषय में सर्वप्रथम चीन को मालूम था। फिर क्या होता यहाँ पे कनिष्क का नाम नहीं दिया। कनिष्क जो थे कनिष्क ने क्या किया था रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था जिससे क्या हुआ था इन्होंने उनको भी ये तरीका बताया था
आर्थिक महत्व मधुमक्खी के पास रेशम कीट दूसरा ऐसा लाभदायक कीट है जिससे मुख्य मनुष्य को काफ़ी लाभ होता है। मधुमक्खी से यदि खाद्य पदार्थ मिलता है तो रेशम के वस्त्र मिलते हैं। ठीक है, तो रेशम कीट सुंडियाँ जब पूर्ण रूप से बढ़ जाती हैं तो उनके शरीर के चारों ओर रेशम का कोया बन जाता है। इनको क्या होता है, गर्म पानी में डालकर रेशम निकाल लिया जाता है। भारतवर्ष ही पहला रेशम के विषय में कुछ लोगों का विचार है कि भारतवर्ष ही पहला देश था जिसे पालकर रेशम तैयार किया जाता था, परंतु इससे पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलते। तो कनिष्ठ ने हमने आपको पहले बता दिया किस तरीके से विभिन्न प्रकार के रेशम कीट पाए जाते हैं। जैसे दिया है यहाँ पे हमने कौन सा, टर्सर वाला रेशम कीट, या बंगाल, आसाम, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिलों में पाया जाता है। ठीक है, इसके कोय से पीला कोकून बनता है। फिर आता है एराफ्लूम, या मुख्य रूप से आसाम के जंगलों में पाया जाता है, परंतु जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास में भी पाया जाता है। इसकी सूंडी अरंड की पत्तियां खाती है। ठीक है, किसकी खाती है, अरंड की पत्तियां। फिर आता है मूंगा रेशम, या कि कीट बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा तथा आसाम में पाया जाता है। अर्धपालित कीट होता है जिसे सूंडी सिनोमोन आदि पौधों की पत्तियां खाती है। मैचेलिस की पत्तियां खाती है। देव मूंगा कीट, या उत्तर प्रदेश और हिमालय के तराई क्षेत्रों में मिलता है। इसकी सूंडी मैचेलिस और फाइकस पौधों की पत्तियां खाती है। फिर आता है शहतूत का रेशम कीट, या रेशम कीट हमारे देश में अधिकतर पाया जाता है। यह सूंडी शहतूत की पत्तियां खाती है। ठीक है, जीवन निष्ठा रेशम का कीट एक स्तंभ होता है जो 30 mm लंबा होता है। ये क्या होता है, इसमें निम्न क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, कोकून होता है। कोकून से कैटरपिलर निकला। ठीक है, ये कैटरपिलर, ठीक है ना, यहाँ पे अंडा होता है। अंडे से कैटरपिलर ने कम से कम 2 से 4 हज़ार अंडे देती है एक मादा। तो यहाँ से कोकून निकला, नहीं कैटरपिलर निकला, और कैटरपिलर ने खाना पीना चालू किया। खाना पीना खा खा मोटा होता है। मोटा होने के बाद ये क्या करता है, कोकून का निर्माण करता है। कोकून का निर्माण किया, और कोकून क्या होता है, कुछ समय बाद क्या करता है, एक रेशम कीट में बदल जाता है। ठीक है, तो इससे पहले इस अवस्था में ही इसको क्या करते हैं, उबाल देते हैं, इसमें गर्म पानी में डालकर, जिससे क्या होता है, कीट मर जाता है, और क्या उसका रेशम कीट निकाल लेते हैं, और उसका हम लोग रेशम के कपड़े बना लेते हैं। ठीक है, अब यही हम पढ़ा देंगे आपको। ये देखिए यहाँ पे दिया है सूंडी, कर्मकोश। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे यही प्रोसेस दिखाया गया है। ये देख से कैटरपिलर बना, कैटरपिलर प्यूपा यानी इनसाइड कोकून गया, कैटरपिलर इनसाइड कोकून गया, ये कोकून दिखाएगा फॉर्मेशन। फिर प्यूपा इनसाइड आ गया कोकून के, और वो ये दिखाएगा। यहाँ पे कोकून हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से निकाल लेते हैं। क्या कहते हैं, रेशम उद्योग। आप कहते हैं रेशम उद्योग, भारत में रेशम उद्योग 1000 वर्ष पुराना है। ठीक है, 1 करोड़ किंग रेशम भारत प्रतिवर्ष बनाता है। रेशम उद्योग कहाँ था, रेशम अनुसंधान केंद्र की स्थापना देहरादून में की गई थी। ठीक है, प्रांतीय उत्तर प्रदेश में प्रांतीय सरकार ने रेशम उद्योग की स्थापना देहरादून में की थी। रेशम उद्योग का मुख्य 3 भागों में विभक्त किया, शहतूत की खेती, कीट पालन, कोया उत्पादन और धागाकरण। तो शहतूत की खेती क्यों करते हैं, क्योंकि क्या होता है, शहतूत की खेती नहीं करेंगे तो उसको उगाएंगे, खाने को क्या देंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, शहतूत कीट को भोजन शहतूत की पत्तियाँ आता है, इनको उगाना आवश्यक होता है। तो कीट पालन, गवर्नमेंट रेशम कीट के अंडों को बीज तथा पीढ़ी क्रॉप करते हैं। कीट पालन के में बीज का विशेष महत्व आता है। बीज किसी विश्वसनीय संस्था से लिया जाता है। ठीक है, कीट का बीज लाया जाता है, यानी कि अंडे। कुल मिला के समझ सकते हैं। फिर आता है कोए को चुनना और मारना। पूर्ण रूप से तैयार हो गए कोए को टोकरी में अलग करते हैं, और कोया चुनने के बाद उसको गर्म पानी में डालते हैं। ये प्रोसेस हमने बता दिया आपको। रेशम उद्योग में आवश्यक सामग्री पतिया, लकड़ी की छड़ी, छिछली तसरियाँ, जाल, पत्ती काटने वाले चाकू, आर्द्रता मापी उत्पादक, कूलर, कोया टोकरी, थर्मामीटर और पैराफिन। ये किसी भी स्थान में रेशम उद्योग लगाने से शहतूत के बाग लगाना आवश्यक है। शहतूत के बाग होने ही चाहिए अगर आप कटर वो लगानी है। फिर आता है रेशम के कीट के रोग कौन कौन से। रोग जान लेते हैं। पेब्राइन, सबसे पहला है पेब्राइनिया, रेशम के कीट की घातक बीमारी है। इसका प्रकोप यूरोपियन देशों में अधिक होता है। लक्षण, इस कीट के लक्षण रेशम कीट की चारों अवस्थाएं, अंडा, लार्वा, प्यूपा तथा वयस्क में देखी गई। अंडे संख्या में कम होते हैं। अंडों में चिपचिपे पदार्थ की कमी के कारण आसानी से पेपर से अलग हो जाते हैं। ग्रसित अंडों को आकार तथा वजन से कमी आती है तथा फूटने का प्रतिशत कम होता है। ठीक है, ये होगा इसके रोग। अब कौन सा रोगाणु कौन सा करते हैं, या बीमारी प्रोटोजोआ द्वारा फैलती है तथा छूत की बीमारी है जो संपर्क द्वारा एक कीट से दूसरे कीट में फैलती है। ठीक है, नियंत्रण, बीमारी रहित अंडों द्वारा मादा का प्रयोग करना चाहिए। कीट पालने के कमरे, प्रयोग होने वाले यंत्रों आदि का रोगाणु रहित कर देना चाहिए। अंडों को पूर्णतः कमरे आदि को 2% फार्मेलिन से उपचारित कर लेना चाहिए। ठीक है, फलचेरी, दूसरा क्या आता है, फलचेरी। यह बीमारी रेशम के कीट में अत्यधिक क्षति पहुंचाती है तथा कभी क्या होता है, पेब्राइन से अधिक घातक सिद्ध होते हैं। जीवाणुजन्य रोग क्या है, स्ट्रेप्टोकोकाइल कोलेजीनियस,
ठीक है। जीवाणुओं को विभिन्न जातियों द्वारा फैलती हैं। यह हैजे की तरह आत्म बीमारी है जिसका आहार नाल में विभिन्न प्रकार की बैक्टीरिया पलते हैं, बढ़ते हैं, आत्मी की सामान्य प्रक्रिया को बाधित करते हैं। दूसरा सोटा बीमारी। सोटा जो बैसिलिस थोरेंजेंसिस से फैलती है। बैसिलिस थोरेंजेंसिस आप लोग जानते होंगे क्या होता है, बीटी कॉटन होता है। ठीक है, बीटी कॉटन क्यों यूज़ किया जाता है इसका आप नीचे कमेंट में कर दीजिए। कड़ाई क्रोध, रेशम कीट कमजोर होने के कारण उपापचय क्रियाओं घट जाती हैं, फलस्वरूप शरीर निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, लक्षण ये दिखाएंगे। सफ़ेद कलचरी साइटोप्लाज्मिक पॉलीहाइड्रोस वायरस द्वारा होता है जो अनुत्तम पत्तियों को खिलाने के कारण पैदा होती है। ठीक है, नियंत्रण, कीट पालने के कमरे और उपकरणों को रोगाणु रहित कर लेना चाहिए। कीट के विभिन्न अवस्थाओं के लिए उपयुक्त तापक्रम तथा नमी के नियंत्रण रखा जाना चाहिए। अच्छी किस्म के शहतूत की ताज़ी पत्तियाँ अवस्थाओं के लिए उपयुक्त खिलाने के लिए देनी चाहिए। ठीक, अब स्वस्थ अंडे के लिए जाए तथा लार्वा को लू आदि से बचाना चाहिए। शुद्ध वायु के आवागमन तथा प्रबंध रखना चाहिए। ब्रेसरी रोग क्या होता है? यह वायरस जनित रोग है जो बोरालीन वायरस से फैलता है। लक्षण, प्रारंभिक अवस्था में बीमारी के लक्षण स्पष्ट नहीं होते परंतु ग्रसित लार्वा सुस्त दिखाई पड़ता है। ठीक है, नियंत्रण क्या होता है? नियंत्रण तापक्रम नियंत्रित रखा जाए, लार्वे को धाव मुक्त रखा जाए, कीट पालन का कमरा तथा उपकरणों कीटाणु रहित रहना चाहिए। ब्रशिंग से पहले अंडों को उपचारित तथा कीटाणु रहित कर लेने। वायु प्रवेश का उचित प्रबंधन। मस्कडिन, ये बीमारी कवक जनित हो जिन्हें विभिन्न कवक यथा फैलाते हैं। ठीक है, लक्षण दिखाए गए यहाँ। ग्रसित चुंडियाँ डेली कोमल हो जाती हैं। उपकरण कीट का कमरा, सभी उपकरणों को 2.5 से जिसे गैटाइन रोग है। इसके अतिरिक्त कोट रोग है। ठीक है, कोट रोग हो गया। फिर आता है रेशम कीट के शत्रु कौन से? तो रेशम कीट यूजी मक्खी, ये आपको याद करें नॉर्मली नाम से। यूजी मक्खी हो गई, चींटियाँ हो गई, भ्रंग हो गया, छिपकली, चूहे, गिलहरी, चींटियाँ जो भी इंसेक्ट को खाते हैं वो कीड़े हो गए। फिर आता है पोषक पौधे कौन कौन से? तो बेर हो सकता है। ठीक है, बेर होता है, फ्लास होता है, फ्लास होता है। ठीक है, बेर, फ्लास। ठीक है, बेर, कुसुम, घोट, जलारी, अरहर, पीपल, मिवालिया। आर्थिक मात्रा भारतवर्ष में सारे विश्व में 80% लाख पैदा होता है। 80% लाख पैदा होता है जिसका अधिकांश भाग निर्यात होता है। इसी प्रकार टेबियर ने 1676 में लिखा कि लाख का रंग भारत में छपाई के काम आता है। एक मिनट थोड़ा सा देखते हैं। अब आते हैं लाख के कीट पर। ठीक है, तो लाख का कीट हम लोग पढ़ने वाले हैं। लाख का कीट क्या होता है? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कैरिया लेसिफर लाकाकेरा। ऑर्डर हेमिप्टेरा है, सब ऑर्डर होमोप्टेरी है और फैमिली लेसिफेरेटिसी है। यह कीट भारतवर्ष के अतिरिक्त पाकिस्तान, बर्मा, लंका, जावा, मालमा, चीन और इंडोचीन में, थाईलैंड में मिलता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने गलती से जो उसके बारे में बताया था। तो ये कौन कौन से? प्लास में होता है, बेर में रह सकता है, कुसुम में रह सकता है, घोट में रह सकता है, जलारी में, अरहर, पीपल, मविया, लिया, बबूल, खेर में रहता है। आर्थिक महत्व क्या है? आर्थिक भारतवर्ष में सारे विश्व का लगभग 80% लाख पैदा होता है। कितना? विश्व का 80% कहाँ पैदा होता है? भारत में पैदा होता है, जिससे लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा का अर्जित होता है। तो क्या होता है? 1590 में आईने अकबरी की रचना हुई थी, इसमें लाख पॉलिस का उल्लेख किया था। इसी पर टेबियर ने 1676 में लिखा था लाख का रंग भारत में छपाई के काम आता है। ठीक है, तो लाख के रंग का हम लोग यूज समझ गए। लाख या लक्ष्य कीट की लक्ष्य ग्रंथियों से द्रव के रूप में निकलता है। ठीक है, इसमें किसी चीज़ की अधिकता तो ध्यान लेते हैं। रेजिन 68% होता है, रंगीन पदार्थ 10% होता है, मोम 6% होता है, गोंद 5.5% होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। शर्करा 4% होते हैं। मिट्टी कूड़ा आदि कितना होता है? 6.5। लक्ष्य कीट की पहचान तथा जीवन नीति। भ्रूण कीट, लक्ष्य कीट के नर तथा मादा भिन्न प्रकार के होते हैं। मादा आकार में नर से दोगुनी होती है। नर, इसका रंग गुलाबी लाल होता है या 2 प्रकार के होते हैं, पंखधारी और पंखहीन। ठीक है, नर कीटों में केवल अगली जोड़ी झिल्लीदार पारदर्शक पंख होते हैं। ये प्राय शुष्क ऋतु बैसाख ऋतु की फसल में पाए जाते हैं। जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। ठीक है, ये डिटेल आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो। जीवन निचला जीव के जीवन की 3 अवस्थाएं, अंडा, शिशु, भ्रूण होता है। क्या कहते हैं? मादा कीट, लक्ष्य कीट को अंदर 200 से 500 तक अंडे होते हैं। अंडे निषिद्ध, फर्टिलाइज, अनिश्चित 2 प्रकार के लिखे जाते हैं। दोनों प्रकार के अंडों के लिए नर तथा मादा कीट निकलते हैं। मादा कीट 3 प्रकार के
अंडे देती है। ऐसी मादा जिनके अंडों से नर तथा मादा बराबर संख्या में निकलते हैं, जिनके अंडों में नर कम तथा मादा अधिक निकलते हैं, जिनके अंडों में नर अधिक तथा मादाएं कम निकलती हैं। प्रत्येक अंडा 0.4 mm होता है, लंबा तथा 0.2 mm चौड़ा होता है, गुलाबी रंग का होता है, बाद में भूरे रंग का बदल जाता है। मादा कीट प्राय पूर्ण विकसित अंडे देती है, अतः ये कुछ ही घंटों में फूट जाते हैं, जिनसे शिशु निकलते हैं। इस प्रकार कुछ वैज्ञानिकों ने इसकी मादा के बच्चे देने की वेविपेरस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वीविपेरस भी कहते हैं। शिशु अंडा फूटने के पश्चात 0.6 mm लंबा, 0.25 mm चौड़ा गुलाबी रंग का शिशु निकलता है। इसका एक जोड़ा एंटीनी, 3 जोड़ी टांगे, 2 आंखें, 6 गुदा रोम होते हैं। अंडे से निकलने के पश्चात ही बहु अक्रियाशील तथा मुलायम शाखाओं को खोजकर उनका यूज़ करने लगता है, खाने लगता है। ये दिखाया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ कैरा लैसा। और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आप जानते ये सब डिटेल हो गए। लाख का उत्पादन कहाँ होता है, तो लाख के उत्पादन के विषय में आज आते हैं। बिहार और झारखंड 41.3%, मध्य प्रदेश 26.5%, पश्चिम बंगाल 20.5%, महाराष्ट्र 5.9%, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा तथा आसाम अल्प मात्रा में करते हैं। ठीक है, ये आप याद रखें इनको नंबर वाइज, कौन सा कितना जिला करता है, मतलब राज्य करता है। अगर लेते हैं फसलें कौन सी, कुसुमी, रंगीनी, अगहनी, जेठवी, इन्हें सब में ये होता है। ठीक है, बैसाखी फसलों में कितना उत्पादन देता है, तो देख लेते हैं। लगभग 90% भाग रंगीन फसलों में उत्पन्न होता है तथा शेष 10% कुसुमी फसलों में पैदा होता है। बैसाखी फसलों में 2,91,600 कुंटल लाख उत्पन्न होता है। फिर कतकी फसल, फिर आता है कतकी फसलों में 1,12,200 कुंटल कतकी फसलों में। अगहनी फसलों में 34,400 कुंटल होता है और जठवी फसलों में 15,400 कुंटल लाख उत्पादन होता है। लाख उत्पादन की 2 विधियाँ होती हैं, एक प्राचीन और एक आधुनिक। प्रचलित विधि, यह विधि प्राचीन वैज्ञानिक तथा लाख के पौधों को काटकर लाख एकत्रित किया जाता है। इसमें लाख के पौधों को ही काटकर लाख एकत्रित किया जाता है। ठीक है, यह लक्ष्य कीट को ध्यान न देकर लाख निकाला जाता है। ठीक है, फलस्वरूप कीट नष्ट हो जाते हैं तथा भविष्य के फसल में को भारी हानि होती है। यह विधि आदिवासियों द्वारा अपनाई जाती है। आधुनिक विधि, यह उत्पादन की विधि है। इसका अनुसंधान एक प्रचार भारतीय लक्ष्य अनुसंधान केंद्र रांची झारखंड ने किया था। इस विधि में अनुसार पौधों में 3 भाग कुसुम के 4 भाग में विभाजित किया जाता है तथा उनमें लाख एक स्थान एक साथ ना निकलकर बारी बारी से निकला है। इस सभी बच्चों का विश्राम मिलता है। उपयुक्त स्थान का चुनाव के लिए उपयुक्त स्थान पोषक पौधे होस्ट के लिए आवश्यक वातावरण का आधार पर होना चाहिए। स्थान चुनाव में यह ध्यान रखा जाए कि यहाँ पर ना ज़्यादा ना गर्मी पड़ती है और ना ठंड होता है। पोषक पौधों की छटाई, ठीक है, पोषक पौधों की छटाई देख लेते हैं। ठीक है, आप जाता है एरी लाख क्या होता है। एरी लाख क्या होता है, ये क्या होता है, जहाँ लाख कच्ची अवस्था में अर्थात फसल पकने से पहले काट हो जाती है। स्टिक लाख टहनियों के रूप में फसल पक जाने पर लाख प्राप्त होती है। दाना लाख वह लाख जो टहनियों से छुटाकर धोकर साफ कर लिया पश्चात मिलती है। ठीक है, धूल लाख कहते हैं, दाना लाख को पीसकर चूर्ण बनाने के पश्चात प्राप्त होती है। लाख को धूल लाख कहते हैं। चपड़ा लाख, दाना लाख था धूल लाख गर्म करके पपड़ी के रूप में जमा लिया जाने पर चपड़ा लाख बनता है। ये लाख को अलग करना, जब पुराने लक्ष्य कीटों कच्छों में शिशु बाहर निकल जाते हैं तो इन टहनियों को खोल लेते हैं और इनके लाख के चाकू इत्यादि में खरोच कर अलग निकाल लिया जाता है। 15 से 20 मिनट दरारें पड़ती हैं। ठीक है, मादा कीट के शरीर का रंग गहरा हो जाता है। अंडों के दानेदार, निम्न संकेतों द्वारा मालूम होते हैं। छोटे टुकड़े ना होने के फसलों के पकने की संभावित तिथि को अनुमान निम्न संकेतों द्वारा 15 से 20 दिन पर लाख में दरारें पड़ने लगती हैं। मादा कीट के शरीर का रंग गहरा हो जाता है। अंडों के दानेदार होने पर आभास होता है। अंडे समूह में अंडे पूरी तरह अलग हो जाते हैं। लाख के बाहरी रंग पीला और सूख जाता है। लाख को धोकर साफ करा, खुरची हुई लाख को स्टिक चपड़ा बनाना आप देखिए, भारतीय विधि, द्रवचालित विधि और ऑटोक्लेव विधि। या आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से जाके घर पे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो द्रवित चालित यंत्र शक्ति से। ठीक है, फिर आता है घोलक विधि से ऑटोक्लेव विधि। उत्तर प्रदेश में लाख उद्योग सन 1951 में मिर्जापुर में लाख को लोग उत्पादन 75% भाग होता था। फिर 1980 में घटकर 33% हो गया। आजकल लगभग केवल 2% चपड़ा तैयार किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है, तो जंगली पौधों में लाख, गढ़वाल, सहारनपुर, लखीमपुर खेरी, कुमायूं, रायबरेली, अवध, बुंदेलखंड और मिर्जापुर जिले में एकत्रित किया जाता है। लक्ष्य कीटों के शत्रु कौन कौन से, तो परजीवी कीट। इसमें कुटुंब चैल्सलिड व बर्र लक्ष्य कीटों के शिशुओं के ऊपर अंडे देती हैं। इस प्रकार बर्र शिशुओं के साथ लाख के अंदर पहुंच जाते हैं। बाद में इन अंडों से फूटने के पश्चात जब पूर्ण कीट
बनता है तो वे उन्हें मार डालते हैं। शिकारी कीट जैसे एम्बुलेंसा एम्फिफेसी प्रमुख हैं। इन दोनों के सुंडिया लक्ष्य कीट लाखों दोनों को ही खा जाती हैं। इसके अतिरिक्त क्रॉसप्रो स्पीसीज भी कीटों को खाती। इसका अनुमान प्राय लगाया जाता है कि वर्ष में शिकारी कीटों से लगभग 40% हानि होती है। तो आपको कैसी लगी हमारी बेनिफिशियल इंसेक्ट्स की वीडियो, जो बीएससी एग्रीकल्चर के एक सब्जेक्ट है, इसमें हम लोगों ने कंप्लीट बता दिए हैं 3 इंसेक्ट्स के बारे में। एक कौन सा है, सबसे पहले लैक कीट के बारे में, फिर हमने बताया रेशम कीट के बारे में, उसके बाद बताया मधुमक्खी कीट के बारे में। अगर आपको और किसी सब्जेक्ट के विषय में हमसे जानकारी चाहिए हो या अन्य किसी सब्जेक्ट के लिए वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे हमको लाभ होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें वीडियो को। धन्यवाद आज की वीडियो देखने के लिए।